Welcome to Anushala by Anushree. So let us start with the class 10th economics chapter number 3 that is money and credit. इस चैप्टर में बेसिकली हम इकोनॉमिक्स के बहुत छोटे छोटे सिंपल से टर्म्स के बारे में जानने वाले डिटेल में. ठीक है, मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैंक्स कैसे काम करते हैं, राइट, एक्सचेंज कैसे करते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. राइट, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सचेंज से. एक्सचेंज का मतलब किसी भी सामान को बदलना, एक दूसरे से चेंज करना. ठीक है, जैसे कि मान लो एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी. ए के पास है राइस और बी के पास है वीट. अब मान लेते हैं कि ए को चाहिए था वीट और बी को चाहिए था राइस. तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं वीट एंड राइस को. तो दोनों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो गई यहाँ पर, दोनों की वांट्स जो हैं वो यहाँ पर पूरी हो गई. ठीक है, लेकिन मान के चलो कि ए के पास राइस है और उसको वीट तो चाहिए, लेकिन बी को राइस नहीं चाहिए, बी को चाहिए बाजरा. ठीक है, बी को क्या चाहिए, बाजरा, जो कि ए के पास तो है ही नहीं. तो फिर क्या ये ए के साथ ट्रेड करेगा, नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, इस तरीके से चेंजेस हो रहे थे, मतलब गुड्स के बदले हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे थे. ठीक है, एक्सचेंजिंग गुड्स विथ गुड्स, उसको हम कह रहे थे बार्टर सिस्टम. ठीक है, या जिसको आप वस्तु विनिमय कहते हैं. ठीक है, मतलब सामान के बदले सामान जब बेचा और खरीदा जा रहा था, दैट वाज बार्टर सिस्टम. और पहले पॉसिबल भी हो रहा था क्योंकि लोगों की वांट्स कम थी. ठीक है, लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो काफ़ी कम थी, उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. लेकिन आज हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि सबकी नीड्स, सबकी वांट्स अलग अलग हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे व्यक्ति से जो सामान खरीदना है वो उसके पास हो ही, उसके पास कुछ और हो सकता है. ठीक है, तो हमने क्या बनाया, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा ज़रिया बनाया हमने जिससे हम सारी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं. और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये अराइज बिना किए. ठीक है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी, एनी मीन्स एनी, XYZ और सर्विस ही और शी वॉन्ट्स. अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी प्रकार की कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को या किसी भी सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं. आपको किसी दूसरे सामान की ज़रूरत नहीं है उसको खरीदने के लिए. ठीक है, क्योंकि अब हम बार्टर सिस्टम को फॉलो नहीं करते. राइट, सो व्हाट वाज बार्टर सिस्टम, गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. मनी की नीड ही नहीं समझ में आ रही थी यहाँ पर, ज़रूरत ही नहीं थी लोगों को, क्योंकि वो सामान के बदले सामान खरीद ले रहे थे. लेकिन इसमें एक इशू और था कि सामान का जो प्राइस होता था, ठीक है, वो बहुत वेगली डिसाइड किया जाता था. ठीक है, सॉरी, उस सामान के प्राइस को बहुत ज़्यादा वेगली डिसाइड किया जाता था. एकदम एक्यूरेट एक्सचेंज नहीं कर सकते थे यहाँ पर लोग. ठीक है, और दूसरी दिक्कत थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. मतलब कि दोनों व्यक्तियों के पास जो एक्सचेंज करना चाहते हैं, कोइंसिडेंटली वही सामान होना चाहिए जो उन दोनों को एक दूसरे से चाहिए है. ठीक है, तो ये यूजुअली अब नहीं होता और पहले भी इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी. इसको दूर करने के लिए हमने क्या कर लिया, बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके, या इसको बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लेवल तक अब हम रखते हैं ना, जैसे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी हम कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी में यूज़ हम नहीं करते. ठीक है, अब वो हम अपने इंडिविजुअल लाइफ्स में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. बट मनी की नीड कहाँ पर आ गई है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं. राइट, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस. एक्सचेंज प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट या एक मीडियम की तरह काम कौन कर रहा है, मनी. ठीक है, चलो, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. इनिशियली मनी कैसे सामने आए, इनिशियली सबसे पहले अगर जैसे आपने 6th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पता चलेगा कि लोग सील्स से क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, उसको करेंसी की तरह यूज़ करने लग गए थे. ठीक है, कैटल्स, कई बार कैटल्स को भी यूज़ किया गया एज मनी और एज करेंसी. राइट, लेटर हमने देखा कि भाई कॉइन्स, मेटल कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, ब्रॉन्ज कॉइन्स, इनको यूज़ किया गया टू एक्सचेंज. ठीक है, धीरे धीरे हमें पता चला कि अब हम, मतलब जब मॉडर्न टाइम्स में हम आए तो हमने क्या यूज़ करना चालू कर दिया. हम अभी भी कॉइन्स यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स यूज़ नहीं करते. ठीक है, अब हमारे जो नॉर्मल कॉइन्स जो स्टील वगैरह से बने होते हैं वो यूज़ करते हैं. ठीक है, और पेपर नोट्स मतलब हमें पता ही है, जो हमारे नोट्स होते हैं. ठीक है, 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़ नोट, 100, 500, 200 गेटिंग. सो दीज आर पेपर नोट्स, और इन सबको हम क्या कहते हैं, करेंसी. राइट,
नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल्स। अब हम गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वगैरह के कॉइन्स को यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे कॉइन्स वगैरह की ज़रूरत है और इतना मेटल हम अफोर्ड अभी कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है। वहीं पर सवाल ये है कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने आपको एक नोट दिया 500 रुपीज़ का। ठीक है। अब ये नोट जो 500 रुपीज़ का है, आपको लगता है क्या इसको बनाने में 500 रुपीज़ लगे होंगे? नो, ऑब्वियसली नो। ठीक है। इसको बनाने में काफ़ी कम अमाउंट लगा है, काफ़ी कम रुपीज़ लगे हैं। ठीक है। लेकिन ये 500 का कैसे कहलाया फिर? इसको किसने बताया कि भाई ये 500 का रहेगा? ये बताया हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर आप ये 500 या किसी भी अमाउंट के नोट को उठाकर देखेंगे, उसमें आपको एक नीचे मैसेज लिखा हुआ दिखता है। ठीक है। और उसके नीचे गवर्नर लिख के, गवर्नर के ऐसे साइन होते हैं, मतलब ये तो मेरे हैं। ठीक है। गवर्नर के यहाँ पर साइन होता है। तो बेसिकली वो मैसेज क्या है, वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो क्या है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है इसकी वैल्यू 500 रुपीज़ है और मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसको लेकर घूम रहा है ना, उसके पास इतने अमाउंट का सामान खरीदने की हैसियत है। क्यों? क्योंकि वो 500 रुपीज़ का नोट लेके घूम रहा है। ठीक है। और ये नोट्स बनाए किसने? ये नोट्स बनाए हमारे आरबीआई ने। ठीक है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? अथॉरिटी देती है, ऑथराइज करती है कि भाई हाँ, ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, इसकी वैल्यू 500 है या 200 है या 100 रुपीज़ है। ठीक है। अदरवाइज इट्स ओनली अ पीस ऑफ पेपर, है ना। नोट फट भी जाता है, जल भी सकता है। ठीक है। सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ, लेकिन उसकी वैल्यू कब तक है? जब तक वो सही सलामत हालत में है और वो एक एक्चुअल नोट है, उस पर एक्चुअली गवर्नर के साइन जो है वो मैंशनड है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अपना काम, करेंसी बनाने का काम किसको देकर रखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ बैंक्स। जो काम हमें बैंक से है, अगर वही काम बैंक को होगा तो वो किसके पास जाएगा? अपने बैंक के पास। और उसका बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारी करेंसी की जो, मतलब हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसको हम बोलते हैं रुपी, राइट। और इसके सब यूनिट्स कौन से होते हैं? रुपी के बाद जैसे मान लो कि कुछ अमाउंट इस तरीके से लिखा जाता है ना, मान लो 340 रुपीज़ .50, तो ये जो .50 है ये क्या है? ये है पैसे। ठीक है। चलो, डिपॉजिट विद बैंक्स। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक क्या होता है और काम कैसे करता है। ठीक है। बैंक का मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या कर रहा है, एक मीडियम की तरह या एक मीडिएटर की तरह एक्ट कर रहा है। किसके बीच में? जिन लोगों के पास सरप्लस मनी है और वो उसको बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास रिक्वायरमेंट है मनी की। ठीक है। जिन लोगों के पास सरप्लस है और जिन लोगों को चाहिए है पैसा किसी भी लोन के लिए, किसी भी काम के लिए, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है आपका बैंक। ठीक है। अब ये काम कैसे होगा? देखो, मान लो कि यहाँ पर एक है पर्सन ए, ठीक है, और यहाँ पर है पर्सन बी। अब ये जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये दोनों बैंक से कैसे काम लेंगे ये हम देखते हैं। देखो, मान लो पर्सन ए के पास कुछ पैसा उसकी मंथली सैलरी से बच जाता है। मान लो इसके पास 20K पर मंथ बच रहा है। ठीक है। और ये चाहता है कि 20K जो है, अगर ये अपने पास रखा रहेगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, ये 20K के 20K ही रहेंगे। तो ये सोचता है कि एक काम करते हैं, इस मनी को ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। डिपॉजिट करने का मतलब होता है जमा करना। ठीक है। यहाँ जो ये वर्ड डिपॉजिट है इसका मतलब है जमा करना। ठीक है। तो अब ये जो पर्सन ए है ये बैंक में क्या करेगा? पैसा अपना डिपॉजिट कर देगा। ठीक है। लेकिन क्यों कर रहा है भाई? बैंक को इससे क्या फ़ायदा और इसको क्या फ़ायदा है? जब भी बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, जब भी आप बैंक में अपना पैसा रखते हो, तो बैंक उसके बदले में आपको देता है इंटरेस्ट। ठीक है। बैंक उसके बदले में आपको क्या देता है? इंटरेस्ट। ठीक है। बात समझ आई? तो ये जो 20K यहाँ पर रखेगा, उसके बदले में इसको जितना भी परसेंट बैंक डिसाइड करके ऑलरेडी रखा है कि भाई मान लो 5% और 6%, जितना भी इंटरेस्ट वो देता है उतना इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा। मतलब 20K आप जब भी चाहो आप ले सकते हो, अगर आप डिमांड डिपॉजिट में रख रहे हो। डिमांड डिपॉजिट क्या है? उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम समझते हैं। ठीक है। और साथ में जब आपका पैसा वापस मिलेगा तो आपको इसमें इस अमाउंट का
और 6% जितना भी डिसाइडेड है उतना परसेंट आपको बैंक वापस करेगा। तो आपने 20K से थोड़े से पैसे और कमा लिए सिर्फ और सिर्फ उसको बैंक में रख के, ठीक है। अब पर्सन बी जो है, मान लो इस पर्सन बी को एक लेनी है कार, ठीक है, और ये चाहता है कि कार लेने के लिए ना मुझे, मेरे पास खुद का पैसा नहीं है तो मैं लोन ले लेता हूँ, ठीक है। लोन कहाँ से मिलेगा? लोन लेगा बैंक से, राइट। तो अब ये पर्सन क्या करेगा, इसको रिक्वायरमेंट है मनी की, तो ये जाएगा बैंक, राइट। ये कहाँ जाएगा? बैंक। बैंक इसको कहेगा कि अच्छा आपको लोन चाहिए, कोई बात नहीं हम आपको लोन दे देते हैं। तो बैंक इसको दे देगा पैसे, किसको? बी को, ठीक है। लेकिन बैंक जो पैसा बी को दे रहा है वो बी को वापस भी तो चुकाना पड़ेगा ना बैंक को। तो जब बी वापस बैंक को लोन चुकाएगा तो बैंक इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाएगा। बैंक इसके ऊपर क्या लगाएगा? कुछ इंटरेस्ट, जिसको आप कहते हैं ब्याज, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है, मान लो कि इसने 20K का लोन लिया, चलो मान लो इसने 10K का लोन लिया, ठीक है, ये तो बहुत कम हो गया यार। इसको दिला देते हैं अपन 5 लाख रुपीज़ का लोन, ठीक है, बाकी के इसके पास थे, ठीक है। अब इसे 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया, तो जब ये 5 लाख रुपीज़ बैंक को वापस करेगा तो ये नॉट एग्जैक्टली 5 लाख पे नहीं करेगा, ठीक है। ये 5 लाख के ऊपर कुछ परसेंट, जितना इंटरेस्ट इन्होंने मान लो 10% इंटरेस्ट लगाया या 8% इंटरेस्ट लगाया, तो 5 लाख का 8 या 10% जितना भी इंटरेस्ट है वो मिलाकर ये 5 लाख वापस करेगा, ठीक है। 5 लाख के ऊपर उतना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, किसको? वापस बैंक को, ठीक है। तो मतलब बैंक जिसके पास एक्स्ट्रा है उससे लेता है, जब वो बैंक उससे अमाउंट लेगा तो उसको उसको इंटरेस्ट खुद पे करेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति जिसको रिक्वायरमेंट है, नीड है मनी की, वो बैंक से जब लोन लेगा, ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट लगाएगा और इस पर्सन को, बैंक को इंटरेस्ट के साथ ये प्रिंसिपल अमाउंट या पूरा अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ जिसके पास सरप्लस है और जिसको रिक्वायरमेंट है उसके बीच में बैंक जो है वो मीडिएटर का काम करता है, राइट। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई इससे बैंक को क्या मिल रहा है, बैंक क्यों कर रहा है ये काम? सी, बैंक बेसिकली जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि मनी की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, मनी की जो नीड है वो होती रहे और मनी सर्कुलेट होता रहे। मनी अगर एक जगह रुक जाएगा तो उतना ही रहेगा, लेकिन मनी जब मार्केट में सर्कुलेट होता है तो उसका अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, तो इसलिए मनी को सर्कुलेट कराना ज़रूरी है। बैंक मीडियम की तरह काम कर रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो सरप्लस रख रहा है उस पर बैंक उस पर्टिकुलर व्यक्ति को इंटरेस्ट देगा, राइट। तो इससे बैंक का क्या फ़ायदा? बैंक किसी का पैसा रख के, उसकी सेविंग्स रख के, फिर उसको एक्स्ट्रा पैसा वापस क्यों कर रहा है? क्योंकि असल में ये जो सरप्लस है ये बैंक के काम आएगा दूसरों को लोन देने में। किस काम आएगा? दूसरों को लोन देने के लिए। पर्सन लाइक बी, बैंक के पास पेड़ थोड़ी ना लगा है कि उसने पेड़ झराया और उससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा होकर इसने दूसरे व्यक्ति को लोन दे दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? जो लोग सरप्लस पैसा रख रहे हैं, जो लोग डिपॉजिट रख रहे हैं अपने बैंक में, ठीक है, वही पैसा निकाल के बैंक दूसरों को लोन दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, बैंक एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है ना। और बैंक को लोन देने से क्या फ़ायदा हो रहा है? ये तो साफ है कि भाई बैंक जब उतना अमाउंट किसी भी व्यक्ति को देगा तो उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो उसकी खुद की इनकम बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट लोन वाले को दिया जाएगा, ठीक है, जो लोन वाले व्यक्ति के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो ज़्यादा होगा, मतलब बैंक लेगा ज़्यादा, ये क्या लिख दिया, मोर, बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा लोन देने पर, लेकिन जब भी डिपॉजिट वाले लोगों को लोन वापस करेगा तो डिपॉजिट वालों को जब पैसा वापस करेगा तो इंटरेस्ट ऑफ रेट कम होगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, मान लो लोन देने वाले व्यक्ति पर इसने 10% इंटरेस्ट लगाया, लेकिन जिस व्यक्ति ने डिपॉजिट किया था उस पर इसने 7% इंटरेस्ट वापस किया है, ठीक है। तो बीच का जो ये 3% बच गया, ये 3% बैंक की इनकम है, राइट। तो दिस इज़ हाउ बैंक्स ऑपरेट, ठीक है। अब बैंक जो ऑपरेट कर ले रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट लोग रखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट इन बैंक्स पेज एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी आप वहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर एक इंटरेस्ट आपको पे करते हैं, राइट। लोगों को ये भी लगता है कि बैंक में पैसा लग दिया तो सेफ्टी है, थेफ्ट की या चोरी या किसी भी प्रकार से मनी के इधर उधर होने के चांसेस बहुत कम होंगे अगर उन्होंने बैंक में रख दिया तो, ठीक है। विड्रॉल यानी पैसा, डिपॉजिट यानी जमा कराना, विड्रॉ यानी पैसा वापस निकाल लेना, ठीक है। विड्रॉल आप जब भी चाहो तब कर सकते हो,
मान लो आज मैंने 20 के रुपीज़ अगर बैंक में रखे थे और एक हफ्ते बाद या 2 महीने बाद मेरे को उसकी नीड आ गई, ठीक है, तो मैं ये पैसा जब चाहे तब वापस निकाल सकती हूँ, ठीक है। मतलब कि ये हो जाता है डिमांड डिपॉजिट। ऐसा डिपॉजिट रख रही हूँ मैं बैंक में जिसको किसी भी प्रकार की डिमांड या नीड पड़ने पर अपनी मर्जी से मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। दिस इज डिमांड डिपॉजिट। इसी के ऑपोजिट में एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट या जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एफडी कहते हैं, सुना होगा आपने कई बार। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? ऐसा डिपॉजिट जो आप कभी भी नहीं निकाल सकते, उसका एक फिक्स्ड टाइम है। जब वो एफडी उतने टाइम की हो जाएगी, उतना मैच्योर हो जाएगी, तब आप उसको क्या करेंगे? विड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और अगर आप इस फिक्स्ड टाइम के पहले इस एफडी को तोड़ते हैं या फिक्स टाइम से पहले एफडी का पैसा विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ कम समय के लिए ही लागू होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। पूरा जब आप करते हैं, पूरी एफडी मैच्योर होने के बाद निकालते हैं तो पूरा अमाउंट मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है, राइट। सो दैट्स हाउ बैंक्स वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और है चेक का, राइट। चेक क्या है? एक ऐसा पेपर, चेक कुछ भी नहीं है लेकिन हम उसको करेंसी की तरह यूज़ कर रहे हैं। कैसे? एक ऐसा पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को, ठीक है। मान लो, जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं कि मुझे किसी एक व्यक्ति को पेमेंट करनी थी 2 लाख की, ठीक है। मुझे क्या करनी है? एक पर्सन को पेमेंट करनी है 2 लाख की, राइट। लेकिन मैं उसको कैश नहीं देना चाहती। मैं उसको बोल रही हूँ कि यार मेरे पास कैश नहीं है या मैं कैश तुम्हें नहीं देना चाहती, तो वो बोलेगा तो फिर पेमेंट कैसे करोगे? तो फिर मैं पेमेंट कर सकती हूँ चेक से। चेक क्या होगा? चेक एक ऐसा पेपर होगा जो किसी एक पर्टिकुलर बैंक का होगा जिसमें मेरा अकाउंट है। मान लो मेरा अकाउंट है HDFC में, ठीक है। अब इस चेक में मैं क्या करूँगी? अब मेरा अकाउंट नंबर भी मेंशन होगा, मेरा नाम भी इसमें मेंशन होगा, ठीक है। सॉरी, जिसको मैं देने वाली हूँ ये चेक, बी, उसका नाम यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। अमाउंट फिगर्स में और नंबर्स में मेंशन होगा और साथ में यहाँ पर कौन सी ब्रांच है, डेट कौन सी है, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो हर चेक के नीचे एक चेक नंबर होता है और एक कोड होता है जो कि यूनिक होता है, ठीक है, जिसको देखकर बैंक्स ये पता लगाते हैं कि ये चेक वाकई ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। अब ये चेक क्या कर रहा है? जैसे ही मान लो कि मैंने ए को, बी को मैंने चेक दिया और बी जाएगा मेरे बैंक, ठीक है, चेक लेकर। अब बी गया बैंक, बैंक वाले इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे कि अच्छा हमारे पास जिस व्यक्ति ने इसको, ये ए नाम के व्यक्ति ने ये चेक दिया है, तो ए नाम का व्यक्ति हमारे बैंक में अकाउंट होल्डर है या नहीं है। अगर मैं उनके यहाँ अकाउंट होल्डर हूँ, वो मेरा अकाउंट नंबर चेक करेंगे, वो मेरा बैंक बैलेंस देखेंगे और क्या करेंगे? जितने का चेक ये है, मान लो ये 2 लाख रुपीज़ का चेक है, तो 2 लाख रुपीज़ कैश निकाल कर बी को प्रोवाइड करा देंगे। इसको हम कहते हैं चेक्स को रिडीम करना, ठीक है। मतलब आप एक पीस ऑफ पेपर जिसको हम चेक कह रहे हैं वो लेकर बैंक गए, ठीक है, और जिस भी व्यक्ति का वो चेक था, जिस भी व्यक्ति के नाम से वो चेक था, उस व्यक्ति को उतना अमाउंट कैश बैंक प्रोवाइड करा देगा। दैट्स हाउ चेक वर्क्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग कैश। तो कैशलेस पेमेंट्स जो करना चाहते हैं हम, उसकी जगह किसको यूज़ कर सकते हैं? चेक को यूज़ कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लोन एक्टिविटीज़ क्या होती है? अब देखो, अभी हम देख चुके हैं कि लोन क्या है। लोन, यहाँ पर जो हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, क्रेडिट को ही असल में हम कहते हैं लोन, ठीक है। और एक और वर्ड आएगा डेट, ठीक है। डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बी जो है वो साइलेंट है, तो हम इसको पढ़ेंगे डेट, ठीक है। तो लोन, डेट, ये एक ही बात है, राइट। अब लोन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बैंक्स की? बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विथ देमसेल्व्स, ठीक है। अच्छा, एक सवाल तो हमने एड्रेस किया ही नहीं। मान लो कि ये जो ए है, ये बी को, ए और बी जो है ये बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ए के पास सरप्लस था तो इसने बैंक को दे दिया, ठीक है, और बैंक के पास सरप्लस था, बी को ज़रूरत थी तो बैंक ने बी को दे दिया, ठीक है। अब मान के चलो कि एक से जो पैसा आया था उसको बी को दे दिया गया बैंक के द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ए जो है ये वापस बैंक किया कि भाई मैंने जो पैसा डिपॉजिट किया था मुझे उसका 90% वापस चाहिए, ठीक है। क्यों वापस चाहिए? क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंटली नीड है, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो अब
अगर ए का पैसा उठा के बी को ऑलरेडी दे दिया गया था, तो अभी एकदम से 90% पैसा बैंक वापस कैसे करेगा ए को, क्योंकि वो तो बी के पास चला गया लोन में। ऐसे ही तो बैंक दे रहा है ना पैसा, ठीक है। तो अब ये 90% पैसा देगा कैसे ये वापस, ये देगा CRR की मदद से। किसकी मदद से? CRR। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। मतलब बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, लगभग उसका 15% कौन रखेगा अपने पास? बैंक, इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। ठीक है, टोटल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उनका 15% बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में रखता है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपॉजिटर अगर ऑल ऑफ अ सडन आ गया कि भाई मेरे को पैसा चाहिए है, तो बैंक उसको पैसा दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वो कैश के फॉर्म में बैंक हमेशा अपने पास रखता है। एट प्रेजेंट अराउंड 50% ऑफ डिपॉजिट kept as कैश। इन केस डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश ऑन एनी डे, कभी भी डिपॉजिटर आ गए तो उनको हम पैसा दे सकते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट यूज टू एक्सटेंड लोन्स। ठीक है, बाकी का जो ज़्यादा अमाउंट है 85% जो डिपॉजिट का पैसा है वो कहाँ चला जाता है? लोन्स देने में। बैंक मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर्स हु हैव सरप्लस फंड्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, जो पैसा ले रहे हैं उनको हम कहेंगे बोरोवर, और जो पैसा दे रहे हैं, जो पैसा देता है, जैसे बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक हो गया लेंडर। ठीक है, और डिपॉजिटर मतलब जो लोग बैंक में अपना डिपॉजिट रख रहे हैं। इनको लेंडर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि डायरेक्टली किसी को लोन नहीं दे रहे। ठीक है, ये तो बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं। लेंडर कौन होगा? बैंक खुद। ठीक है, बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। मेन इनकम ऑफ बैंक्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो लोन का होगा, जो लेना है बैंक को वापस, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो भी व्यक्ति डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है उसका इंटरेस्ट होगा कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही असल में बैंक की मेन इनकम होगी ना। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब दो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, एक जहाँ पर देखो क्रेडिट यानी कि हमने लोन लिया। अब लोन लेना तो ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को अगर मनी की नीड है और उसके पास अपना पैसा नहीं है तो वो लोन ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है बैंक से या कहीं और से भी। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्रेडिट जो है ये असल में दो कंडीशंस क्रिएट करता है। एक, या तो अगर मैंने क्रेडिट लिया, मेरा काम बन गया, मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने क्रेडिट चुका दिया, लोन चुका दिया मैंने, ठीक ठाक कंडीशन है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। मान लो कि मैंने किसी भी काम के लिए अगर लोन लिया, ठीक है, और वो बिज़नेस नहीं चला, मुझे उसमें हो गया लॉस, या मान लो वो बिज़नेस डूब गया। ठीक, अब ये जो लॉस हो गया है ये रिकवरी तो कर नहीं पाएगा। रिकवरी नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? ये लोन लेने से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा बदतर हो जाएगी और ज़्यादा वर्स हो जाएगी अच्छा होने की जगह। ठीक है, और हो सकता है कि मुझे ये वाला जो लोन मैंने पहले लिया था, ठीक है, जिसको मैं प्रॉफिट से चुकाने वाली थी बट लॉस हो गया, तो मुझे हो सकता है कि ये वाला लोन चुकाने के लिए, ये वाला क्रेडिट चुकाने के लिए एक और क्रेडिट कहीं और से लेना पड़े। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट की साइकिल में फंस के रह जाते हैं लोग, डेट की साइकिल में ही फंस के रह जाते हैं, इसी को हम कहते हैं डेट ट्रैप। यानी एक कर्जदारी का जो एक जाल जैसा हो जाता है कि भाई अब आपको हर जगह वो घेर के रखा हुआ है। ठीक है, क्रेडिट एन अरेंजमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर। लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा है, और बोरोवर यानी जो पैसा ले रहा है। ठीक है, लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट सामान के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में भी लिया जाए। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज in return for providing future, in return for promise of future payment। ठीक है, और क्रेडिट यानी कि उधार जो आज दिया जा रहा है उसको आज ही चुकाने नहीं कहा जा रहा। ठीक है, एक भरोसा किया जाता है, एक बिलीव किया जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो हमसे उधार लेके जा रहा है ये प्रॉमिस करता है कि ये इतने इतने समय में, एक साल में सारा लोन चुका देगा। ठीक है, या थोड़ा थोड़ा करके हर महीने जो है अलग अलग EMI जैसे उधार जो है उसको चुकाता रहेगा। ठीक है, वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन सिचुएशन। अच्छा रोल क्या है कि भाई इससे ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। फुलफिलिंग कैपिटल नीड्स, इनपुट एक्सपेंसेस, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड इनकम।
ठीक है, ये सारी चीज़ों में मदद करता है। ठीक है, कैपिटल नीड्स यानी जिसको बहुत ज़्यादा एसेट के लिए पैसा चाहिए, बड़ी ज़मीन खरीदने के लिए, बड़ी मशीन खरीदने के लिए, ठीक है, इनपुट एक्सपेंसेस हो गए, इन सारी चीज़ों को अगर खरीदने के लिए बैंक या जो भी लेंडर है, ठीक है, यहाँ पर बैंक लेंडर है हमारा, तो हम बैंक को ही मानेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो भी कैपिटल नीड्स आ रही हैं लोगों की, उसको पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, क्रेडिट मिलना लोगों को चालू हो गया है। ठीक है, अब क्रेडिट मिल रहा है तो अगर प्रॉफिट होता है तो उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन मान लो कि अगर क्रेडिट मिलने के बाद भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और रिकवरी जो है उस लोन से या उस डेट ट्रैप से जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी। ठीक है, डेट ट्रैप जनरली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर में होता है। क्यों होता है भाई एग्रीकल्चर में, ऐसा क्या खास है? क्योंकि एग्रीकल्चर थोड़ा सा डायनामिक एरिया हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं, फार्मर्स, पीसेंट्स जो हैं, ये कई सारे लोग अभी भी किस पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर, क्लाइमेट पर। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, कभी कभी क्रॉप फेलियर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, या अगर पूरी की पूरी फसल में कीड़े लग गए, पेस्ट लग गए, ठीक है, या सॉइल इनफर्टाइल हो गई, तो इन सब चीज़ों के कारण लॉस हो जाता है, जिसके कारण लोन्स जो है वो चुकाए नहीं जाते। ठीक है, और लोन्स नहीं चुकाए जाते तो क्या होता है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा और साथ में उस लोन को चुकाने के लिए आपको दूसरे लोन लेने पड़ जाएंगे, राइट। लेस इनकम और लॉस, इनकम ही कम होगी और डेट ट्रैप के चक्कर में फंसे तो पूरा ही लॉस हो जाएगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट और कोलेट्रल के बारे में समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है इसका मतलब क्या है कि जब भी बैंक जो है वो डिपॉजिट लेगा, ठीक है, और लोन देगा, ठीक है, दोनों केसेस में इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, अगर बैंक डिपॉजिट ले रहा है, ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट जा रहा है, तो बैंक सामने वाले व्यक्ति को, जो डिपॉजिटर है, उसको कुछ इंटरेस्ट पे करेगा जो कि प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है, मेंशन, इट शुड बी मेंशन्ड इन अग्रीमेंट। और अगर बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, तो लोन देने वाला मतलब लोन लेने वाले व्यक्ति से, जो बोरोअर है, उससे इंटरेस्ट रेट कौन लेगा, बैंक। ठीक है, तो यही इंटरेस्ट रेट जो है, जब बैंक लोन देता है तो उसकी कमाई का जरिया हो जाता है ना। और जब बैंक डिपॉजिट लेता है दूसरों से, जब दूसरे लोग बैंक में सेविंग्स करते हैं, तब इंटरेस्ट रेट किसको देना पड़ता है, बैंक को, राइट। बोरोअर मस्ट पे टू लेंडर अलॉन्ग विथ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट हमेशा अकेला नहीं दिया जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ भी देना इसको ज़रूरी है। जैसे मान लो कि आपने लिया 1 लाख रुपये का लोन, आपने लिया कहाँ से, बैंक से। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपीज़ पर मान लो कि 10% लग जाता है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप जब बैंक को वापस करोगे पैसा, तो आप ये 1 लाख प्लस इसका 10% दोनों को मिलाकर बैंक को वापस करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो एक्चुअल अमाउंट जिसको आपने बोरो किया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे, और जितना भी परसेंट इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है जो कि ऑलरेडी एग्रीमेंट में मेंशन होगा वो है इंटरेस्ट रेट। दोनों को हमें वापस करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, और मान लो कि 1 लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, और उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक के तरफ से। ठीक है, हालांकि 10 नहीं मिलेगा क्योंकि जितना बोरोइंग पे लगाया जाता है ना, उससे कम ही इंटरेस्ट रेट बैंक पे करता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हम यहाँ पर ये 8% है सपोज। ठीक है, तो बैंक मुझे कितना वापस करेगा, 1 लाख प्लस 1 लाख का 8%, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट, तो ये है आपका इंटरेस्ट रेट। कोलेट्रल क्या है, किसी भी सामान को अगर आप गिरवी रख रहे हैं, ठीक है, या जिसको आप मॉर्टगेज रख रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोलेट्रल। कोई भी सामान, कोई भी एसेट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, प्रॉपर्टी पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, गोल्ड हो सकता है, राइट। सो असेट्स ओन बाय बोरोअर, उधार लेने वाले व्यक्ति के जो एसेट्स हैं उनको आप कोलेट्रल कह रहे हैं। और ये कोलेट्रल कब कहलाएंगे, जब आप कुछ सामान कुछ अमाउंट लेने के लिए, पैसा लेने, लोन लेने के लिए उस सामान का यूज़ कर रहे हो, राइट, यूज़ एज अ गारंटी। और ये क्यों रखा जाता है भाई लेंडर के पास, कि मान लो ए जो है वो बी को दे रहा है लोन, ठीक है, लेकिन ये ए को भरोसा कैसे होगा कि बी वापस करेगा, गारंटी क्या है बी के लोन वापस करने की, ये गारंटी है कोलेट्रल। ठीक है, ए क्या बोलेगा बी से कि भाई आप मेरे पास कुछ तो ऐसा एसेट अपना रख के जाओ। मान लो कि बी बोलता है कि सर हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड को गिरवी रखते हैं, गोल्ड को एज कोलेट्रल आपके पास रखते हैं। ठीक है, जब हम ये अमाउंट पे कर देंगे तो आप हमारा गोल्ड हमें वापस
कर देना, राइट, अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक लोन की रीपेमेंट नहीं हो जाती है तब तक ये कोलेट्रल किसके पास रहेगा, ए के पास, लेंडर के पास, ठीक है। और अगर मान लो बी पेमेंट नहीं कर पाता है, इफ द रीपेमेंट फेल्स, लेंडर्स राइट ऑन कोलेट्रल। ये जो गोल्ड है इसका, इस पर अधिकार किसका हो जाएगा, ए का, जबकि ये इनिशियली बी को बिलोंग करता है, लेकिन बी क्योंकि इसको मॉर्टगेज या कोलेट्रल रख चुका है तो अब अगर ये पे नहीं कर पाएगा लोन तो ए पर, ए का पूरा अधिकार इस गोल्ड पर हो जाएगा, ठीक है। अब ए इस गोल्ड को खुद अपने पास रख ले, बाजार में बेच दे, पैसा रिडीम करा ले, जो कुछ भी, ये उसकी मर्जी है, ठीक है, पर उसका अधिकार किस पर हो जाएगा, कोलेट्रल पर। आई होप आपको इंटरेस्ट रेट और कोलेट्रल यहाँ पर समझ में आया होगा। अब एक छोटा टॉपिक और है हमारे पास कि भाई बैंक से क्रेडिट लिया जो जाता है वो आता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, लेकिन बैंक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से क्रेडिट लिया जाता है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। तो दो सोर्सेज है हमारे पास, फॉर्मल सेक्टर उधार लेने के, क्रेडिट लेने के, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर बेसिकली वो सारे सेक्टर्स होंगे जो आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज किए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हैं वो होंगे आपके फॉर्मल सेक्टर के अंदर। और गवर्नमेंट से थोड़ा दूर, गवर्नमेंट के काम से थोड़ा सा दूर जो सेक्टर्स काम कर रहे हैं, जो लोग लेंडिंग कर रहे हैं, वो होंगे इनफॉर्मल सोर्सेज या इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राइट, और इनफॉर्मल सोर्सेज में आ जाएंगे मनी लेंडर्स, ठीक है, जो बेसिकली सिर्फ पैसा ही ब्याज पर देने का काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयर्स जिनके यहाँ आप काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी कभी कभी आप लोन ले लिया करते हैं, पर वो इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, या फिर फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से अगर आप लोन ले रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर इनफॉर्मल सोर्सेज। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असल में क्या है, बैंक ऑफ बैंक्स है ना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बैंक्स का जो बैंक होता है उसको हम कहते हैं आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा भाई, सारे बैंक्स को मॉनिटर करेगा कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, और साथ में क्या ये कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये मेंटेन करना ज़रूरी है। और ये कौन इंश्योर करता है कि सारे बैंक से CRR मतलब एक 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट सारे बैंक्स अपने पास इकट्ठा रख रहे हैं कैश के फॉर्म में या नहीं, ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी जो भी व्यक्ति यहाँ से मान लो डिपॉजिट करके गया है, अगर वो तुरंत डिपॉजिट या थोड़े समय में डिपॉजिट वापस लेने आ जाता है तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए। मॉनिटर्स दैट बैंक गिव लोन्स टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स एंड नॉट ओनली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स। साथ में आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि बैंक जो है वो सभी को इक्वालिटी के साथ क्या दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, मतलब कि अगर लोन देना बनता है तो लोन देते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब किसान को या छोटे बिजनेसमैन को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, इन लोगों को अगर बैंक लोन देने से मना करता है या अवॉइड करता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर गारंटी कम है वापस आने की, ठीक है, तो इस चीज़ से कौन बचाएगा इन लोगों को, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, कुछ क्राइटेरियाज ऑलरेडी डिसाइड करके रखता है कि भाई बैंक का इतना अमाउंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में जाना चाहिए, क्या आप पुअर फार्मर्स को या लैंडलेस फार्मर्स को लोन देंगे या विमेन को लोन देंगे स्पेसिफिकली, या छोटे बिजनेसेस को लोन देंगे, ठीक है, ताकि सारे लोगों को क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो सके। अदरवाइज बैंक क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस और ट्रेडर्स या बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को ही लोन देंगे जिनसे लोन वापस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट। बैंक जितनी भी इंफॉर्मेशन आरबीआई बैंक से चाहेगा वो इंफॉर्मेशन बैंक जो है आरबीआई को देते हैं, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आपके मनी लेंडर्स, बिजनेसमैन्स, ये सारे लोग आ रहे हैं, इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर नहीं कर रहा है कि कितना इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, ठीक है, मॉर्टगेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, राइट, किसको इक्वालिटी से लोन देते हैं या नहीं, एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे, ये सब कुछ मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर अनफेयर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, बहुत अननेसेसरीली हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं। सवाल ये है कि भाई जब इंटरेस्ट रेट बैंक से ज़्यादा है तो लोग इनके पास लोन लेने जा ही क्यों रहे हैं, वाई आर नॉट गोइंग टू दी बैंक्स, बिकॉज बैंक मांगता है कोलेट्रल। और ये लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ये बगैर कोलेट्रल के प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है।
तो जिन लोगों के पास वाकई गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई एसेट नहीं है, वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ इनकम गोज इनटू रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और इनका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि लोगों की आधे से ज़्यादा इनकम जो है वो लोन के रीपेमेंट में चली जाती है। तो बेसिकली वो एक साइकिल में, एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसको हम कहते हैं डेट ट्रैप, ठीक है, कि एक लोन को चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन लेना पड़ा, फिर इसको चुकाने के लिए फिर से वो दूसरा लोन लेंगे, और ये साइकिल जो है ये चलती रहेगी। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। चीप या अफोर्डेबल क्रेडिट यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि कम इंटरेस्ट रेट पर अगर लोन मिल रहा है, ठीक है, या कम कोलेट्रल या बगैर कोलेट्रल रखे अगर लोन मिल रहा है, तो वो असल में चीप और क्रेडिट है, सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट जो मिल रहा है। इसके कारण क्या होता है कि लोगों की इनिशियल कैपिटल नीड्स जो होती हैं, ठीक है, वो पूरी हो जाती हैं इस क्रेडिट से। जैसे कि किसी को फार्मिंग में नई मशीनरी खरीदनी है, सीड्स खरीदने हैं, या फिर किसी स्मॉल बिजनेसमैन को, ट्रेडर को कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन्स खरीदनी है, लेबर्स को सैलरीज देनी है, ठीक है, या बिल्डिंग बनानी है। इन सारी चीज़ों के लिए इनिशियली क्या लगेगा? कैपिटल। और अगर सबके पास नहीं है तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल बी डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अगर हम उनको चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो उनकी इनकम इंक्रीज नहीं होगी, और आने वाले समय में डेवलपमेंट जो है हमें उनका देखने बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो लेंड करें मनी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को उधार दे, ठीक है, ताकि सोसाइटी में पैसा जो है, मार्केट में पैसा जो है वो सर्कुलेट हो सके। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, हु गेट्स व्हाट। यहाँ पर दो तरीके जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज, ठीक है। इसकी एक कंपैरिजन दिया गया है आपकी बुक में, वो पाई चार्ट्स के फॉर्म में, हमने उसको टेबल फॉर्मेट में किया है, ठीक है। तो अर्बन हाउस होल्ड जो हैं वहाँ पर और रूरल हाउस होल्ड्स में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। अर्बन पीपल जो है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में जो पुअर हाउस होल्ड है, मतलब रहते तो अर्बन एरियाज़ में है लेकिन असल में वो गरीब है, ठीक है, उसमें से 85% ऑफ लोग जो हैं वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर सिर्फ और सिर्फ विलेज एरिया में नहीं है, अर्बन एरियाज़ में भी है। देन हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स मतलब छोटे मोटे एसेट्स उनके पास हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं, मतलब जिनको हम बेसिक नीड्स में गिन रहे हैं, फ्रिज है, टीवी है या व्हीकल है, इन सारी चीज़ों को हम कह रहे हैं यहाँ पर फ्यू एसेट्स। इनमें से 53% लोग जो क्रेडिट ले रहे हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर पर ले रहे हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड्स मतलब जो अच्छे खासे घर हैं जहाँ पर फाइनेंशियल ऐसी कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक काम चल रहा है जिनका, उनमें से 28% लोग लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट। और रिच हाउस होल्ड्स जो हैं ओनली 10%। बाकी के जो 90% है दे आर गोइंग फॉर फॉर्मल सेक्टर, जैसे कि बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोगों के पास मनी बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों के पास एसेट या प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है, वैसे ही उनका इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना कम होते चले जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मेरे पास लोन चुकाने की एबिलिटी है, तो मैं बैंक से लोन उठाऊंगी, ना ही किसी मनी लेंडर या फिर किसी बिजनेसमैन से, ठीक है। इंक्रीज इन फॉर्मल लेंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज reduces the dependency on informal sources। जैसे जैसे फॉर्मल सेक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी रूरल एरियाज़ में और लोग उनको ट्रस्ट करना चालू कर देंगे, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंसी कम होगी और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत हद तक कम होगा, ठीक है। एवरीवन शुड रिसीव दीज लोन्स, सारे लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और ये कैपेसिटी बनाने का काम किसका है भाई? गवर्नमेंट का है, ठीक है। फॉर्मल क्रेडिट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक है वो सिर्फ एक अर्बन एरियाज़ में ही जाना चाहता है या रूरल एरियाज़ में नहीं बनना चाहता, ठीक है। या वहाँ के जो कंपनी है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इसको सेटअप कर रहा है, वो ऐसा ना हो कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ध्यान दे, रूरल एरियाज़ में ध्यान ना दे, ठीक है। ऐसे में क्या होगा? लोन्स लोगों को इक्वली नहीं मिलेंगे, और असल में ज़्यादा लोन तो इन लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीपर लोन्स, डेफिनेटली चीपर लोन, सस्ते लोन से फ़ायदा किसको होने वाला है? पुअर को, या ऐसे लोग जो अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है हमारे पास, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपनी खुद की मदद करने वाला एक ग्रुप, ठीक है, अपनी मदद करने वाला एक ग्रुप, राइट, जहाँ पर लोग क्या करेंगे, ऐसे अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे, एक साथ रखेंगे और सब एक दूसरे की मदद करेंगे, क्रेडिट दे दिया करेंगे, लोन दे दिया करेंगे एक दूसरे को जब ज़रूरत पड़ेगी तो,
बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरियाज, सारी जगह पर रूरल एरियाज सारी रूरल एरियाज पर क्या नहीं है, बैंक नहीं है। तो क्या क्रेडिट देने का कोई और सोर्स हो सकता है? बिल्कुल। गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट, ठीक है, देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। एक कारण ये भी है कि लोग इनफॉर्मल सोर्सेज की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर लोन लेना थोड़ा सा आसान है, मतलब जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर इज़ अ बिट ईजी। कैसे भाई? एक तो कोलेट्रल रखना बहुत कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बगैर कोलेट्रल के भी आपको मिल जाएगा, और साथ में डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बैंक्स मांगता है हर चीज़ के आपसे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आप बैंक कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी छोटे से छोटा आप काम कराने जाते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो आपको लगता ही है, बगैर डॉक्यूमेंट्स के बैंक्स में काम नहीं होता, ठीक है। अब समस्या ये है कि भाई जो पुअर पीपल हैं या जो बहुत पुराने समय से कहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास उस पर्टिकुलर ज़मीन के, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले के लोगों ने उतना ध्यान ना दिया हो, ठीक है, या इनसे मिस हो गए हों, या इन्होंने बनवाने ज़रूरी नहीं समझे, व्हाट्सएवर, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण क्या होता है, बैंक जाकर इनका काम नहीं बनता है, इनको परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये सोचते हैं कि भाई बैंक जाने से अच्छा है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लो, भले थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इनफॉर्मल लेंडर्स नोज द बोरोवर्स पर्सनली, ठीक है। इनफॉर्मल लेंडर्स जो मनी लेंडर हैं या लैंड ओनर्स हैं, वो बोरोवर्स को, जो लोन लेने वाले हैं, उनको पर्सनली जानते हैं, ठीक है, बिना कोलेटरल के भी उनको लोन दे देते हैं, ठीक है। दे कैन इवन अप्रोच द लेंडर विदाउट पेमेंट ऑफ अर्लियर लोन्स। इवन इनफॉर्मल सेक्टर में इतना भी होता है कि अगर आपने पुराना लोन नहीं चुकाया तो भी आपकी जान पहचान के बेसिस पर आपको दूसरा लोन दे दिया जाएगा, डेफिनेटली बाय द इनफॉर्मल सेक्टर्स। बट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ है, डिसएडवांटेज कुछ तो होगा। हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, एंड नो रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर डिसीट की या धोखे के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कोई रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं करता है, ठीक है। हेरेस दी पुअर, और ये जनरली पुअर के हेरेसमेंट का एक कारण बनता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल स्पेशली वेमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल अलेक्ट देयर सेविंग्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ था कि भाई कुछ लोग जो हैं जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और सेव भी कर पाते हैं, ठीक है, तो अगर इनके पास खुद के पास पैसा है तो ये उसको खर्च कर देंगे, तो बेटर है कि एक ग्रुप बनाओ, उसमें एक फ़ंड बना लो, सारे लोग जो है कंपलसरी एक अमाउंट जो है इस बैंक के अंदर, इस खाते के अंदर डालते चले जाओ, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसी को निकाला जाएगा और इससे ही लोन दे दिए जाएंगे। अराउंड 15 to 20 मेंबर्स हु सेव रेगुलरली, ज़्यादातर कितने होते हैं, 15 से 20 लोग, किसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सेविंग वेरीज फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर, डिपेंड्स अपॉन पर्सनल एबिलिटी टू सेव, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई कंपल्शन नहीं है कि इतना डिपॉजिट आपको डालना ही डालना है, ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, जितनी कैपेबिलिटी होती है पैसा वहाँ देने की, उतना पैसा वो दे देते हैं, ठीक है। मेंबर्स टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप टू मीट देयर नीड्स, और जो मेंबर्स हैं किसके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, ठीक है, उनके पास एक ऑप्शन है कि भाई अगर उनको कभी नीड हो रही है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से वो फेस कर रहे हैं, अर्जेंट नीड ऑफ मनी आ गई है, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये ग्रुप जो है ये इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन किसी मनी लेंडर से काफ़ी कम, ठीक है, तभी तो मतलब है इसका, वरना इसको हम क्यों बनाते, बैंक और मनी लेंडर्स और इनफॉर्मल सेक्टर तो चल ही रहे हैं। आफ्टर 1 or 2 years ग्रुप बिकम्स रेगुलर इन सेविंग्स, 1-2 साल काम करने के बाद जब ग्रुप थोड़ा रेगुलर हो जाता है, गवर्नमेंट को भरोसा होने लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक काम करेगा, तब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये एलिजिबल हो जाता है कि ये बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। ध्यान रहे, मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बैंक एज अ होल, ठीक है। मतलब लोन जो होगा वो किसके नाम पर होगा, बैंक के नाम पर होगा, लेकिन उसको चुकाने का काम सारे लोगों का मिलके होगा, ठीक है। इन दी नेम ऑफ ग्रुप मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स, और ये चाहते थे कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। बैंक से जब क्रेडिट मिलेगा तो क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिससे इनकी कुछ ना कुछ पहचान जो है वो बनती चली जाएगी, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी होता है, ठीक है, फिर यूटेंसिल इंडस्ट्री, बर्तन भाड़े वगैरह जो हैं, राइट, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है इनका काफ़ी ज़्यादा काम होता है, राइट। ग्रुप मेंबर्स टेक डिसीजन रिगार्डिंग लोन्स, ग्रांटिंग, पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट, रीपेमेंट शेड्यूल, ठीक है, सारा कुछ
कि सिस्टम काम किस तरीके से करेगा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे मेंबर्स मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना इंटरेस्ट देंगे, कितने दिन बाद वापस करना पड़ेगा। गेटिंग? ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू रीपे लोन इवन इफ अ पर्टिकुलर मेंबर इज अनेबल टू रीपे, है ना। देखो लोन किसके नाम पे आया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे। कहाँ से आया है भाई? बैंक से आया है। अब बैंक की जो लोन चुकाने की डेट होगी, ठीक है, अगर वो आ गई है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में मान लो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति डिफॉल्टर निकला या वो काम नहीं किया या उसने पैसा नहीं किया, तो इस ग्रुप को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लोन जो है वो रीपे हो सके। टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ बैंक इन ऑर्गेनाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इवन दो दे डोंट हैव एनी कोलेट्रल, ठीक है, कोलेट्रल ना होने के बाद भी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रस्ट बनाते हैं कि भाई हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं, एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह, एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं जो एक दूसरे को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या बताया गया कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर जो पुअर व्यक्ति है उसकी समस्याएं सारे लोग नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये इनको एक चीप क्रेडिट प्रोवाइड कराने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जहाँ पर लोग डायरेक्टली बैंक्स के पास जाने से कतराते हैं डॉक्यूमेंटेशन या कोलेट्रल वगैरह के कारण। वेमेन आर गेटिंग सेल्फ रिलायंट, ठीक है, इसके कारण एक चीज़ और हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप देखेंगे कि जनरली वेमेन जो हैं वो बहुत हाईलाइट होती है ना, वेमेन बहुत सामने आती हैं जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात होती है, ठीक। छोटे मोटे किसी भी प्रकार के जो भी काम इनको आता है उस काम में इन्होंने कई सारे लोगों को एम्प्लॉय किया, सारी वेमेन्स को एम्प्लॉय किया आसपास की। तो जब वेमेन को एम्प्लॉयमेंट मिली तो उनके पास पैसा आया, है ना, अपना कमाया हुआ पैसा उनके पास आया, तो इसके कारण उनके अंदर क्या आया, एक कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। और जब ये कॉन्फिडेंस आया तो चार लोगों के में उठते बैठते समय, चार लोगों से मिलते समय दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट देयर सोशल इश्यूज़, कि वेमेन की हेल्थ को लेकर क्या कंसर्न्स हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। ये सारी चीज़ें कब हुई? जब सारी वेमेंस, मतलब मोस्ट ऑफ दी वेमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में पार्टिसिपेंट होती हैं, मेंबर होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो पैसा कमा पा रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण, इन सारे लोगों के बीच में ये सारी बातें होती हैं और ये इन इश्यूज़ के लिए, सोशल इश्यूज़ के लिए भी काम करते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान रखें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। एक बार अच्छे से रीड करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर से पूछेंगे। Fine, so this is it all about this chapter. I hope you have enjoyed and understood each and every bit of this chapter. अगर कुछ डाउट है then please do comment and lecture अगर पसंद आ रहा है तो भी कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। Thank you so much. Keep watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe the channel Anushala.